एपिसोड की शुरुआत में हमेशा की तरह कि हमें बताया जाता है कि 2077 में एक वर्चुअल गेम रियलिटी के अंदर बदल गया और एपोकलिप्स शुरू हुआ। दुनिया पूरी तरीके से तबाह होने वाली थी और नर्क के अंदर बदलने वाली थी। तभी इंसानों ने अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज को अवेकन कर लिया और इस तबाह होती हुई दुनिया के अंदर जियांग सिटी के अंदर एक रिचेस्ट प्ले बॉय हुआ करता था जिसका नाम ये साओ था, जिसने इस कठिन परिस्थिति के अंदर भी अपने दिलरुबा यानरन को पूरी तरीके से बचाया, उसे प्रोटेक्ट किया। जिसके बाद हम मेन स्टोरी के विलन और हीरो को देखते हैं। हीरो यानरन से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं अपना हर एक फॉर्चून तुम्हें यहाँ पे खर्चा कर दूंगा ताकि तुम लेवल अप कर सको और बेस्ट बन सको। ये साओ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने अपनी पूरी दौलत यानरन के ऊपर लुटा दी, यहाँ तक कि अपना फॉर्चून भी उसे दे दिया डिवाइन आर्टिफैक्ट खरीद के। ये साओ को जो भी अपॉर्चुनिटी इक्विपमेंट मिलता वो सबसे पहले यहाँ पे यानरन के पास लेके आता और उसे दे देता। और ये साओ की बदौलत यानरन फाइनली गॉड टायर की पावर हाउस बन गई पूरी ड्रैगन सिटी के अंदर। और आज के दिन उन दोनों की शादी होने वाली है। सभी प्लेयर्स यहाँ पे आए हुए थे उन्हें बधाई देने के लिए और सभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये रब ने बना दी जोड़ी है। वे जो नॉर्मल लड़कियां तो उनका ये सपना था कि ये साओ जैसा मर्द उन्हें भी मिले जो उनके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी लुटा दे। इसके बाद वेस्टर्न स्टाइल के हिसाब से पूछा जाता है मुझसे शादी करोगी, जिसके बाद किस होती है, लेकिन यानरन आगे से कहती है कि मैं नहीं करूंगी। जिसके बाद वो ये साओ के अंदर अपना हाथ घुसा देती है और ककासी के तरीके उसका दिल चुरा लेती है। इसे ये साओ के साथ साथ सभी लोग हैरान कि यानरन ने ऐसा क्यों किया। इस पे यानरन उससे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पैसों के साथ मेरी ट्रू फीलिंग्स को खरीद सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि गिफ्ट देने से तुम मुझे यहाँ पे अपना बना सकते हो? तो तुम गलत थे। मैंने तुम्हारे गिफ्ट एक्सेप्ट किए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे अफेक्शन को ले लूंगी। मैं इतनी भी चीप थोड़ी ना हूँ। यस यू आर गोल्ड डिगर। और ये कहती है कि इसने जो कुछ भी कमाया है ये अपनी मेहनत से कमाया है और इन सभी चीजों को समझने वाला इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम जू होंग है और मैं तुम्हारा दिल उसे दे दूंगी जिसके साथ रह के मैं यहाँ पे तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन पाऊंगी। क्या ये टचिंग नहीं है? हार्ट टचिंग है भाई, हार्ट टचिंग है। दरअसल जू होंग दिल का मरीज है, उसे दिल दी जरूरत बा। इसके बाद जू होंग याओ साओ से कहता है कि चलो बेटा तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम वापस रिबॉर्न होके आराम से बदला लेने के लिए। इसके बाद हम लोग ये साओ को जीवन चक्र के बीच में देखते हैं जो इसी बारे में सोच रहा था कि उसने यहाँ पे यानरन को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन इसके बावजूद आखिर में उसे धोखा ही मिला। उसका दिल यहाँ पे राख के अंदर बदलने वाला है कि ये ऐसा ही एंड होगा। इसके बाद वही मेन कैरेक्टर वाली वाइब्स ये आगे से कसम खा लेता है कि इसका अंत ऐसे नहीं होगा। आई विल हैव माई रिवेंज, ऐसे ये चीख के कहता है। मैं उनसे पाई पाई का हिसाब लूंगा। जिसके बाद मानवा वाली कहानी चेंज होती है और भाई साहब दोबारा टाइम में रिवर्स कर जाते हैं और ये उस टाइम पे आ जाते हैं जब गेम रियलिटी के साथ मर्ज नहीं हुआ था, जहाँ पे यानरन ये साओ से कह रही थी कि तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम बहरे हो, तुमने सुना नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पैसों को सिर्फ इससे ले रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे प्राइड और तुम्हारी इज्जत को बचा सकूं। अब दोबारा मुझे अपनी शकल ना दिखाना और भाग जाओ यहाँ से। मतलब कि पैसे भी ले लिया और रिजेक्ट भी कर दिया, ये तो गलत बात है यार। इतना गंदा तो मानसी ने भी मेरे साथ नहीं किया था। ये साओ को बस 1 मिनट लगता है सब कुछ कैलकुलेट करने में कि वो रीबॉर्न हो चुका है, रिकार्डिनेशन हो चुका है उसका। 1 हफ्ते के बाद गेम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, रियलिटी के साथ मर्ज हो जाएगा और इसे एटीएम कार्ड के अंदर 2 लाख युवान है जो कि यानरन का मंथली अलाउंस है, यानी कि मंथली खर्चा। वहीं पे यानरन ये साओ से कह रही थी कि तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है तुम्हारे पैसे लेके। क्लासमेट्स कहते हैं कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम हो। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए ही करती हूँ, क्योंकि ये साओ मैच्योर हो चुका है। बेसिकली बुंड पे लात पड़ने के बाद हर कोई मैच्योर हो जाता है। तो वो यानरन को घूरते हुए देख रहा था। यानरन उसे पूछती है क्या चाहिए रे तेरे को। इस पे ये साओ कार्ड को पीछे खींच लेता है ये कहते हुए कि मेरे अच्छे के लिए, तो फिर मैं चला ही जाता हूँ। इस पे यानरन को झटका लगता है कि ये क्या हुआ, पैसे मिल रहे थे अचानक से वापस कैसे चले गए। ये साओ जाते हुए कहता है कि तुम ये सब कुछ करती हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहता है ना, तो मैं अब से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो फिर यानरन को ऐसा लगता है कि ये साओ की ये कोई अनदर ट्रिक है। बेसिकली होता नहीं कि तुम गूगल पे सर्च करते हो लड़की कैसे पटाए, तो उसमें बताते हैं कि 1 हफ्ते बात करो और 1 हफ्ते बात ना करो, जिससे वो चिंतित हो जाएगी और तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। मैंने भी ट्राई किया था, मानसी ने बात तक नहीं की। अभी उस यूट्यूबर को गाली देता हूँ। यानरन को पैसे तो चाहिए ही थे, इसलिए वो उसे कहती है कि इतनी दूर से आए हो तो फिर मैं तुम्हारे कार्ड को ले लेती हूँ, लेकिन यह उसे कहता है दफा हो जाओ अभी के अभी, तुरंत के तुरंत। इस पर यानरन उसे कहती है कि ऐसे बात करोगे तुम मुझसे, अभी तुम्हें पछतावा होगा। अब मेरे पास तुम भागते हुए भी आओगे ना तो भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जिसपे ये साओ को याद आता है कि यानरन ने जो जूते पहने हैं उसने गिफ्ट दिए थे, तो वो जूते भी उतार लेता है ये कहते हुए कि इनके बिना जाओ, ये भी मेरे पैसे के हैं। जिसपे यानरन को और ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो ये साओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं ये ना सोचो कि थोड़ा सा पैसा तुम्हें महान बना देता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाऊंगी, तुम्हें अटेंशन दूंगी? इतना याद रखो, आज के बाद तुम मुझे भीख मांगते हुए भी आओगे ना तो भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये साओ कहता है ये तो वरदान होगा, दोबारा कभी मेरे सामने आना भी नहीं। और वो जूते कचड़े के डिब्बे में डाल देता है, यही सोचते हुए कि अगर ये मेरे पास नहीं रहेगी तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी और भी कई सारे जरूरी चीजें करनी है। एपोकलिप्स शुरू होने वाला है। दरअसल गेम शुरू होने से पहले ये बीटा टेस्टिंग देता है, यानी कि गेम का ऑफिशियल लुक, जिससे प्लेयर्स और डेवलपर्स को पता चल जाता है
है कि गेम कितना बढ़िया करेगा। और जैसे कि अगर तुम पबजी खेलते हो तो फिर जो प्लेयर्स सीजन 1 के रहते हैं उन्हें अलग ही ऑरा मिलता है, इसलिए ये साओ को ये बीटा गेम खेलना ही है। और इस बीटा टेस्टिंग के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए ये साओ को पैसे की जरूरत थी। इसलिए वो अपनी एक फ्रेंड के पास कॉल मिलाता है तो वो उससे कहती है, अरे मेरे मजनू अचानक से कॉल कैसे किया। शायद ये लड़की ये साओ की कजिन है या फिर उसकी फ्रेंड है जिसका नाम येलिन है। सरनेम एक ही है तो ये दोनों कजिन ही है। ये साओ येलिन से कहता है कि तुम्हें हमेशा से मेरा शेयर चाहिए था ना। इनकी बाप की कोई बड़ी कंपनी होगी जिनके अंदर इनके भी हिस्से आए होंगे जिसको शेयर कहते हैं। बेसिकली कंपनी का कुछ हिस्सा जिसकी कीमत 20 बिलियन के आसपास है। तो ये साओ येलिन से कहता है कि तुम इनका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बार में सब कुछ ले लेना। इस पे तो येलिन भी हैरान होती है और वो पूछती है कि तुम अचानक से अपने शेयर्स क्यों बेचने लगे। लेकिन ये साओ को पैसों की जरूरत तुरंत थी। वो उसे कहता है कि मुझे तुरंत के तुरंत 20 बिलियन चाहिए, उनमें से एक कौड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए। सारा पेपर वर्क 5 दिनों के अंदर खत्म कर दो और सारा पैसा मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। तुम्हारी खतरनाक स्किल्स के साथ में ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी। इस पे येलिन उससे कहती है कि यार तुम 20 बिलियन में सारा काम बेचने वाले हो, ये कॉर्पोरेशन मेरे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारी कंपनी मेरी हो जाएगी। लेकिन ये साओ आगे से कहता है बकवास बंद करो, जब पैसे रेडी हो तब कॉल करना मेरे पास। अब बस ये साओ को एपोकलिप्स के बीटा वर्जन का इंतजार था जो कि कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगा। और ये साओ इस बार अपनी जिंदगी में अकेला चढ़ाई करने वाला है। इसके बाद अगला सीन एक हफ्ते के बाद का होता है। गेम शुरू हो चुका है। गेम का वर्जन इतने समय बीटा है और सभी लोगों को सिर्फ बीटा एक्सेस मिलेगा। ये टेस्ट 3 दिनों के चलेगा। 3 दिनों के बाद इसका असली वर्जन आ जाएगा जो पब्लिक के बीच में लॉन्च होगा। ये साओ जैसे ही गेम के अंदर आता है तो एपोकलिप्स गेम शुरू हो जाता है। ये साओ जल्दी से अपने क्लास प्रोफेसर नेम को चूज करता है और गेम के अंदर इसका नाम नाइट साओ है और इसकी क्लास यहाँ पे ड्रैगन टेमर की है, क्योंकि पिछली बार इसके एक गिल्ड को एक गॉड टायर के बीस्ट टेमर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए इस बार अपने प्रोफेशन को यहाँ पे एक ड्रैगन टेमर रखने वाला है जो उसे यहाँ पे अबायस ड्रैगन के पास लेके जाएगा। बाय द वे इस प्रोफेशन में धनी राम ज्यादा लगते हैं, लेकिन ये साओ के पास इस बार धन की कमी नहीं है। इसके बाद गेम का सबसे एकदम करीबी मामला आता है, एकदम करीबी मामला। एंड फ्री फायर प्लेयर्स नो दिस नेम, टॉप अप। मेरा भी सपना था, अच्छा हुआ इस बवासीर से जल्दी छुट्टी मिल गई। बाय द वे करेंसी रेंज एकदम बराबर था, यानी कि गेम का 1 रुपया रियल वर्ल्ड के 1 रुपया के बराबर ही था। इसलिए जब ये साओ गेम के पैसों को यहाँ पे ट्रांसफर करता है तो उसके जो 2 बिलियन थे वो डायरेक्ट गेम के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। ये साओ इन पैसों का इस्तेमाल इक्विपमेंट, एबिलिटीज और दुनिया भर की चीजें खरीदने के लिए करेगा, क्योंकि एक दिन के अंदर ही गेम को यहाँ पे 2 बिलियन मिल गए। तो गेम उसे कहता है कांग्रेचुलेशन बेटा, तुम दुनिया के पहले प्लेयर हो जिसने यहाँ पे 1 बिलियन से ज्यादा रिचार्ज किया है गेम के अंदर। इसलिए सिस्टम यहाँ पे तुम्हारे लिए यूनिक हिडन प्रोफेशन रिवॉर्ड देता है। इस हिडन प्रोफेशन का नाम था ऑटोमेटिकली मार्जिनिंग। मार्जिनिंग का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज में हिस्सा लेना। एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर 20 रुपए खरीदे तो फिर उनमें से 2 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, जिसको मार्जिनिंग कहा जाएगा। साथ ही में ये साओ के ऊपर ऑथर मेहरबान था तो फिर वो उसे एक सेकंड प्रोफेशन भी दे देता है जिसका नाम वेल्थ था। जैसे ये साओ को हिडन क्लास मिलता है जिसका नाम गॉड ऑफ वेल्थ था, यानी कि मार्जिनिंग में पैसा अलग से मिलेगा है तो मिलेगा ही, यानी कि गेम के अंदर जो भी खर्चा होगा उसका कुछ हिस्सा ये साओ को मिलेगा, वो एक अलग प्रोफेशन है। लेकिन ये गॉड ऑफ वेल्थ ये अलग प्रोफेशन है। वेल्थ का मतलब पैसा। और तभी ये साओ के सामने एक मेढक सा आ जाता है। ये तो नारुतो का ही चाचा लग रहा है, पर इसकी पर्सनालिटी जिराया जितनी ही खतरनाक है। ये साओ से कहता है कि तुम वो कामचोर हो जिसने मुझे अनलॉक किया है। इस पे ये साओ भी उसे यही कहता है कि तुम वो मेढक हो जो आसमान से कूदा है। इस पर मेढक भाई साहब आगे से कहते हैं औकात में। इसके बाद ये अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इनका नाम इबिसु है जो कि ये साओ के वेल्थ मेंटोर यानी कि गुरु होने वाले हैं। और ये साओ अपना 709वां गॉड ऑफ वेल्थ होने वाला है जो कि इबिसु के अंडर ट्रेनिंग करने वाला है। मतलब भाई का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा ही हाई है। इबिसु की बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो आगे से कहता है कि एक मेढक यहाँ पे वेल्थ मेंटोर है, तुम क्या बेचने वाले हो, मेढक के अंडे या फिर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मैं बता दूं कि मैं भी एक फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जिसके पास अंधा पैसा है, तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। जिस पे इबिसु उसे कहता है कि मैं अभी दिखाता हूँ कि असली वेल्थ होती क्या है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि इसका जो बीस्ट टीमिंग वाला प्रोफेशन है वो एक अलग है और ये वेल्थ वाला एक अलग है। दोनों के अलग अलग सिस्टम होंगे या फिर एक भी हो सकते हैं यार, गेम तो एक ही है ना। इबिसु ये साओ के लिए उसे यहाँ पे एक सिस्टम अवेकन करके देता है जिसका इन्नेट टैलेंट वेल्थ रोलिंग था। किसी भी वेल्थ कॉर्ड की बेसिक एबिलिटी यही होती है कि वो जो भी कॉइन डेली कैरी करता है वो 1% से बढ़ जाएंगे। बेसिकली भाई के पास अगर दिन में 1000 रुपए है तो दिन खत्म होने के साथ में उसके पास 1100 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ वेल्थ प्रोफेशन होने की वजह से। एक और इन्नेट टैलेंट था जिसका नाम पेनी पिंचर था। एज अ वेल्थ गॉड ये साओ अपने जितने भी लॉसेस हैं उन्हें यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि वो जब भी मरेगा तो फिर उसके गोल्ड कॉइन ड्रॉप नहीं होंगे। इन
इनेट टैलेंट एक और था जिसका नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक था। इसका डिस्क्रिप्शन यही दिया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि पैसा और पैसा लेके आता है, इसलिए ये सौ के पास इमेंस वेल्थ एंड एक्सीलेंट लक रहेगा। यानी कि भाई अडानी से कम नहीं, सरकार के साथ साथ जुडिशरी भी साथ देगी। जमीन तो सस्ते में मिली रही है, लेकिन जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। इस इन्ने टैलेंट का मतलब यही है। एक और इन्ने टैलेंट था जिसका नाम अनमैच्ड चार्म था। इसके डिस्कशन में ये दिया जाता है कि गंदे से गंदा, घटिया से घटिया इंसान हैंडसम और एकदम सुंदर बन जाएगा। इसलिए ये सौ के चार्म पॉइंट्स को 50% से बढ़ा दिया जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल टेलीग्राम का फाउंडर है, पहले टकला था, अब 6 पैक एप्स आ चुके हैं। एक और इन्हें टैलेंट था जिसका नाम पावर ऑफ वेल्थ गॉड था। देखिए ये सौ एक गॉड के तरीके है, इसलिए उसके पास डिवाइन पावर्स भी हैं। यानी कि वो जब भी यहाँ पे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को खर्चा करेगा, उसे यहाँ पे एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा जिसका इस्तेमाल वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है, और वो डेली 100 पॉइंट तक कमा सकता है। बस उसके लिए उसे यहाँ पे 100 मिलियन खर्चा करने पड़ेंगे। और इतने समय इन्ने टैलेंट को देख के तो ये सौ की भी फट जाती है। वो आगे से कहती है क्या बवाल है भाई, ये तो मेढक नहीं महान मेढक है। इसके बाद ये सौ इबुसु से कहता है कि ये सभी हिडन टैलेंट्स हैं और कमाल के हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऑफेंसिव टाइप क्यों नहीं, यानी कि हमला करने वाला क्यों नहीं है। जिसपे इबुसु से बताता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या भाई, वेल्थ गॉड का टैलेंट है सिर्फ पैसा कमाना होता है, ना कि लड़ाई दंगा करना। इसके बाद ये सौ थोड़ी सी गुड़ा भाग करते हुए हम लोगों को बताता है कि उसके पास इतनी समय यहाँ पे 2.2 बिलियन है, जिसके एक डेली हिसाब से उसको अगर 1% में मिलेगा तो फिर डेली उसे यहाँ पे 22 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो उसके फर्स्ट इन्ने टैलेंट की वजह से होने वाला है, वेल्थ रोनिंग की वजह से। जिसपे एबुसु से बताता है कि इस वेल्थ गॉड के प्रोफेशन के साथ में तुम्हें यहाँ पे डेली 22 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब तुम ये समझ जाओ कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि ये साओ का लास्ट इन्ने टैलेंट था। यानी कि उसके पास डिवाइन पावर था, जिससे उसे यहाँ पे 1 मिलियन खर्चा करने पे एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा, जिससे यह साओ खुशी हो जाता है और वो यहाँ पे इबुसु को उठा लेता है और उससे कहता है कि ये वेल्थ गॉड की प्रोफेशन एकदम कमाल की है भाई, ओवर पावर है। पिछली लाइफ में मैंने सारा पैसा यहाँ नान के ऊपर लुटा दिया था, लेकिन इस बार मैं लोगों को दिखा दूंगा कि मनी पावर होती क्या है, पैसों की आग मूद दूंगा मैं। इसके बाद वो न्यू वे विलेज के अंदर चला जाता है। एक तरीके से ये लॉबी ही है जहाँ पे सभी प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। हालांकि जब ये साओ वहाँ पे पहुंचता है तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं आया था, सिर्फ वो पहला बंदा था जो कि सर्वर के अंदर एंटर हुआ था, जो कि ये साओ के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्रो कर सकता है। लेकिन इसमें जो बीस्ट टेमर का प्रोफेशन होता है ये कई गुना ज्यादा टफ रहता है। बेसिकली तुम शुरुआत में जब तुम्हारा लेवल 1 रहता है तो तुम किसी भी बीस्ट को टीम नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे छोटे मोटे गॉब्लिन्स को यहाँ पे कस के पिला जाए जिससे तुम यहाँ पे जीत सको और तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और तुम लेवल अप करो, जिसके बाद जाके तुम किसी बीस्ट को टेम कर सकते हो। यहाँ तक कि इबुसु भी उसे यही कहता है कि बीस्ट टेमर के साथ में तुम किसी वेपन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जिसपे ये साओ उसे बताता है कि यही चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। बीस्ट टेमर का प्रोफेशन हाईएस्ट पोटेंशियल और मोस्ट ग्रोथ इसी के पास है, जितना किसी दूसरे प्रोफेशन के पास नहीं है। तभी ये साओ की नजर कुछ गॉब्लिन्स की होड़ के ऊपर पड़ती है, जो कि इंसानों को देखते ही कहने लगते हैं खाना, और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और ये सभी गॉब्लिन वॉरियर थे और इनका लेवल 5 था, इलाइट थे ये। जिसपे ये साओ की फटके 4, क्योंकि वो आगे से कहता है लकी था यार, मैं इतना तो अनलकी नहीं हो सकता कि मुलाकात ही में ही 5 लेवल के वॉरियर से हो जाए। ये साओ कंफ्यूज था कि फाइट करो या फिर भागूं, और वो इबुसु से पूछने ही वाला था तो इबुसु तुरंत भाग लेता है, ये कहते हुए कि खड़े क्या हो, भागो, बिना वेपन के उनसे जीत तक नहीं सकते तुम। तो फिर ये साओ भी तेजी के साथ भागने लगता है और भागते भागते ये लोग टाउन के अंदर आ जाते हैं। ये साओ जब टाउन के अंदर पहुंचता है तो फिर यहाँ पे और भी कई सारे लोग थे और प्लेयर्स थे, जो कि ये साओ को देख के हैरान थे कि इसने बीस्ट टेमर को चूज किया है और इसका बीस्ट एक मेढक है। और वो ये साओ से कह रहे थे कि तुम्हारे घर में मेढक है या फिर तुम्हारा घर ही मेढक है। और सभी लोग ये साओ के ऊपर हंसे जा रहे थे कि ये तो खतरनाक है भाई, इसने तो एक बीस्ट की जगह पे एक मेढक को टेम कर लिया। इबुसु एक मेंटोर का काम करते हुए उसे बताता है कि यहाँ पे सिटी के अंदर बीस्ट एक्स सेल किए जाते हैं, उनमें से एक को खरीद लो और जब वो फूट जाए उसके अंदर से बीस्ट निकले, उसकी मदद से तुम फाइट कर पाओगे। लेकिन ये साओ को कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं चाहिए था। इबुसु पूछता है तो मालिक आपको क्या चाहिए। ये साओ उसे बताता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ पे एक हिडन डंजन को पता है जहाँ पे गॉड लेवल का बीस्ट है और उसका अंडा भी है। इसके बाद ये साओ सुप्रीम हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जो कि एक खतरनाक जगह है।